चलो करते हैं शुरू। 7 बज गए। देखो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का 14th क्वेश्चन दिया था मेरे को। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आए थे। उसी तरीके से जैसे मैं क्लास में देता था आपके डाउट्स, पूरी बुकलेट फॉलो करवाते थे जैसे आप लोग, अभी वही चीज़ है। 50 से 60 क्वेश्चन मेरे को भेजा है, पर अभी लिमिटेशन है कि 1 घंटा है और फेस टू फेस नहीं है हम, तो जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने मैं डिस्कस करूंगा। वही क्वेश्चन उठाए हैं जो कि कॉमन है, ज़्यादातर जिन लोगों ने भेजे हैं क्वेश्चंस वही हैं। जिनके रह गए हैं कुछ क्वेश्चंस, उनको मैं अगली वीडियो में ज़रूर कवर करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कवर नहीं हो रहे तो बाद में नहीं होंगे, वो पक्का मैं कवर करके दूंगा आप लोगों को। तो अभी वही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों का कॉमन डाउट है, वो डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 14, इसके अंदर क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। कह रहे बाई यूजिंग प्रॉपर डिटर्मिनेंट शो दैट, ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसके राइट साइड प्रूव करनी है। अच्छा, डिटर्मिनेंट में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं जो सिंप्लीफाई करके दे देती है हमें चीज़ों को। तो कुछ ना कुछ हमें इसके अंदर प्रॉपर्टीज लगानी है। कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। कभी कॉलम कभी रो मिक्स चलता है। मैट्रिसेस में नहीं होता ऐसा, पर डिटर्मिनेंट में होता है। रो कॉलम जैसे मर्जी करते हो। तो इस क्वेश्चन में देखो, अब इसके अंदर मैं अगर कोई भी रो में रो ऐड कर दूं तो कुछ बात बनती हुई नहीं दिख रही। किसी कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड करता हुआ देखूं तब भी बात नहीं बन रही। तो और यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोई ए नहीं है जो कि मैं कॉमन ले सकूं। सिमिलरली अगर इस कॉलम में देखता हूँ, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, पर इसमें ए नहीं है। तो अगर यहाँ पर एक ए होता तो इस पूरे कॉलम में से ए बाहर आ सकता था, या फिर अगर यहाँ पर भी ए होता तो इस रो में से ए बाहर आ सकता था। दो में से एक चीज होती तो बात बन जाती। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पहली रो को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिमिलरली जो रो 2 है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बी प्रेजेंट है, इसमें बी है पर इसमें बी नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पे बी आ जाए तो बी कॉमन आ सकता है, और सिमिलरली यहाँ पर अगर सी मल्टीप्लाई हो जाए तो सी कॉमन आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी, एक रो को ए दे दूंगा, एक रो को बी दे दूंगा, एक रो को सी दे दूंगा। ये चीज हम कॉलम में भी कर सकते थे कि इस कॉलम को अगर मैं ए दे दूं, इस कॉलम को अगर मैं बी दे दूं, इस कॉलम को सी दे दूं, तब भी बात बन जाएगी। क्योंकि अगर इसको बी दिया तो ए बी स्क्वायर, यहाँ पे एक बी, एक यहाँ पे बी कॉमन, तो बी बाहर आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अभी एक अंदर चीज मल्टीप्लाई कर दूंगा ए बी सी हर एक कॉलम के अंदर। वो देखते हैं। पहला स्टेप मैंने क्या किया, पहले कॉलम के अंदर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे कॉलम को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरे कॉलम को सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फायदा क्या हुआ, पहले कॉलम में हर एक जगह ए आ गया, इधर बी आ गया, इधर सी है, यहाँ पे भी सी आ गया, यहाँ पे भी सी आ गया। अगर मैंने इसको ए दिया है, दूसरे को बी दिया है, तीसरे को सी दिया है, तो एक एक एंट्री हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर भी डिवाइड करना पड़ेगा हमने, तो इसलिए ए बी सी से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब क्या होगा, मैं इस पहले कॉलम से ए बाहर निकाल सकता हूँ, इस कॉलम में से बी बाहर निकाल सकता हूँ, इस कॉलम में से सी निकाल सकता हूँ, या फिर पहली रो में से ए निकाल सकता था, या दूसरी रो में से बी निकाल सकता हूँ, या फिर तीसरी रो में से सी निकाल सकता हूँ। वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी निकालो। आगे देखते हैं क्या किया। रो 1 में से ए निकाल दिया, रो 2 से बी निकाल दिया, रो 3 से सी निकाल दिया। तो ए बी सी बाहर फिर से आ गया। यहाँ से अगर ए निकला, यहाँ से बी निकला, और यहाँ से सॉरी, यहाँ से पहले रो से ए निकला, दूसरे से बी निकला, तीसरे से सी निकला। तो पहली रो में ये वाली एंट्रियां बच जाएंगी, अगली में ये वाली बच जाएंगी, और अगली में ये बच जाएंगी। तो एबीसी से एबीसी तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है। अगर ये सब ऐड करूं तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली सेकंड रो में भी सभी एलिमेंट्स का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1, तीसरे में भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम 2 कॉलम 3 को मैं कॉलम 1 में ऐड कर सकता हूँ। जब अगर इस कॉलम 2 को कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड करूंगा तो क्या होगा, पहला कॉलम पूरा का पूरा सेम बन जाएगा। वही किया हमने, देखो आगे। तो ये पहला कॉलम क्या बन गया, सेम बन गया। अब क्या हो सकता है, पहला कॉलम कॉमन बाहर निकाला जा सकता है, वो कॉलम बाहर आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, 1 1। अब तो सिंपल प्रोसेस होगी, रो 1 माइनस रो 2 कर दो, रो 2 माइनस रो 3 कर लो, 1 1 हट जाएंगे, 0 0 रह जाएगा, तो बात बन जाएगी, आंसर आ जाएगा। एक बार चैट पे बताओ कि क्लियर हो रहा है सब कुछ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। एक बार चैट पे बता दो ये समझ आ रहा है।
सभी का रिस्पॉन्स यस आ रहा है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 रिलेशन का। अब इसके अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ द ट्राइंगल T1 T2, मतलब इस रिलेशन के अंदर कौन एंट्री लेंगे, एक ऑर्डर पेयर लेगा T1 T2। T1 क्या है, इज अ सिमिलर टू T2, मतलब T1 T2 कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के साथ सिमिलर होने चाहिए। कह रहे हैं कि रिलेशन बताओ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करते हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। मान लो एक ट्राइंगल T1 है, वो अपने आप से तो सिमिलर पक्की बात होगा ही होगा, तो T1 T1 तो प्रेजेंट होगा ही होगा इसके अंदर, तो रिफ्लेक्सिव तो हुआ ही। सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर T1 प्रेजेंट है, मतलब T1 T2 सिमिलर है अगर, तो गारंटीड है कि T2 T1 से भी सिमिलर होगा। अगर T1 T2 से सिमिलर है तो T2 T1 से सिमिलर होगा ही होगा, तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी कहलाएगा। अगर T1 T2 है तो T2 T1 भी प्रेजेंट होगा। T1 T2 अगर प्रेजेंट है और T2 T3 भी प्रेजेंट है, अगर T2 T3 भी अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशंस होती है ना, इफ आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, कि अगर ये चीज प्रेजेंट है, ये चीज प्रेजेंट है, तो T1 T3 भी होनी चाहिए, अगर है तो वो क्या होती है, ट्रांजिटिव। तो अगर T1 उसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब अगर T1 T2 प्रेजेंट है, T2 T3 प्रेजेंट है और T1 T3 प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा, उसमें रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल एज T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ट्राइंगल खुद से तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, T2 है तो T2 T1 भी होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। T1 T2 है, T2 T3 है तो T1 T3 भी हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में मेन पूछा गया था मुझसे, 2-3 बच्चों ने पूछा था, यार कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स T1। पहला ट्राइंगल है 3 4 5 साइड है जिसकी, एक ट्राइंगल मान लो ऐसे 3 4 साइड के साथ। अगला ट्राइंगल है 5 12 13 के साथ। अगला ट्राइंगल है 6 8 10 के साथ। कह रहे विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, रिलेटेड किससे, इस रिलेशन के साथ, ये वाले के साथ, कि कौन आपस में सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए क्या होना होता है कि साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए। अगर एक ट्राइंगल ये है और इसी के सिमिलर अगर एक दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूँ ये, तो ये दिखने में सिमिलर लग रहे हैं आपको, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर लग रहा है, तो होगा क्या, ये अपॉन ये, दिस अपॉन दिस साइड एंड थर्ड साइड, और ये थर्ड साइड की अगर रेशियो सेम आ गई तो सिमिलर होगा। ध्यान से देखो, T1 ट्राइंगल की ये साइड्स हैं और T3 ये साइड है। 3/6 यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 6 लिया, यहाँ का 4, यहाँ का 8, यहाँ का 3, यहाँ का सॉरी यहाँ का 5, यहाँ का 10, इनकी रेशियो सेम आ रही है, तो T1 और T3 को मैं सिमिलर बोल सकता हूँ। विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, तो कौन कौन से होंगे, T1 और T3, क्योंकि देखो T2 और T3 की रेशियो सेम नहीं आएगी, T1 और T3 की रेशियो सॉरी T1 और T2 की भी रेशियो सेम नहीं आएगी। क्लियर हुआ तो चैट पे बताओ। नेक्स्ट, अच्छा उसका सोल्यूशन आप लोग एनसीईआरटी में ही है ये क्वेश्चन, मतलब सोल्यूशन मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। मैं अभी पीडीएफ सोल्यूशन दिखा के नहीं कर रहा था आपको, फिर सोल्यूशन भी है इसका, आपको सोल्यूशन मैं भेज दूंगा, आपको समझ आ जाएगा देख के, पर प्रोसेस आपको शायद समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, कह रहे लेट L1 बी द सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन XY प्लेन। एक XY प्लेन है, इसके अंदर की लाइंस दिए हैं इसने कुछ, कह रहे हैं उस उन लाइंस के ऊपर एक रिलेशन फॉलो किया जा रहा है, उस रिलेशन का नाम दिया है R। दोबारा बोल रहा हूँ, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल द XY प्लेन। इस XY प्लेन में बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R। और उन लाइन में से वही वाली लाइंस उठानी है जो इस रिलेशन के लिए कंडीशन दी गई है। ये बहुत सारी लाइंस हैं यहाँ पे, सारी लाइंस नहीं उठानी, कौन सी लाइन उठानी है जो इस रिलेशन के लिए बोली गई है, तो वो उठाएंगे अभी लाइंस। देखते हैं कौन कौन सी है, क्या कंडीशन दी है वो देखते हैं। क्या कह रहा है, लाइन जो उठानी है हमें वो इस तरीके से होनी चाहिए कि L1 और L2 किस तरीके से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप इस प्लेन में से दो लाइंस उठा रहे हो, अगर L1 और L2 उठा रहे हो, वो इस तरीके से होने चाहिए कि L1 L2 के पैरेलल हो। ऐसी ऐसी जितनी भी आपको लाइनें दिख रही हैं उनकी आप कलेक्शन करते जाओ और ये पेयर बनाते जाओ L1, L2 के। तो मान लो एक लाइन ये है
एक लाइन ये बना दी मान लो मैंने, ये है L मान लो, ये लाइन है L2, मैंने पैरेलल वाली लाइंस उठा ली, ठीक है। तो अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या देखना होता है कि क्या L1 कोमा L1 क्या पैरेलल होंगी आपस में, कि L1 लाइन खुद की लाइन के साथ तो कोइंसिडेंट हो ही रही है, तो पैरेलल तो है ही, तो ये वाला तो एलिमेंट आएगा ही आएगा। दूसरा, अगर मैं बोलता हूँ कि L1 कोमा L2 को अगर मैंने उठाया है इस रिलेशन के लिए, वो किस बेसिस पे उठाया कि मैंने दिख रहा था कि L1 और L2 आपस में पैरेलल है, तो क्या मुझे ये भी दिख रहा ही होगा कि L2 L1 के भी पैरेलल है। तो इस रिलेशन के अंदर अगर L1 L2 को रख रहा हूँ तो मुझे L2 L1 को भी रखना पड़ेगा। तो ये रख दिया हमने, L2 L1 को भी रख दिया। तो अब इससे क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है ये रिलेशन। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, L1 L2 को रख लिया, और मैं अब क्या रखता हूँ, L2 L3 भी अगर मेरे को दिख रहा है पैरेलल, मान लो L2 L3 को भी रख लिया मैंने, क्योंकि मैंने जो बनाई है लाइंस वो इस तरीके से बनाई थी कि वो प्लेन के अंदर आ रही है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए कि वो लाइनें आपस में पैरेलल होनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव के लिए वही दो कंडीशन होती हैं कि अगर ये प्रेजेंट है, L1 L2 अगर प्रेजेंट है, L2 L3 भी अगर प्रेजेंट है, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, L1 L3। तो सही बात है कि अगर L1 L2 पैरेलल तो थी, L2 L3 पैरेलल थी, तो L1 और L3 भी पैरेलल ही होगी, और वो भी उसको रिलेशन में हमें रखना ही पड़ेगा, तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी ये फॉलो कर जाएगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो हुआ, इसका प्रूफ दिया, फिर से मैं पीडीएफ भेजूंगा, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि प्लेन की एक लाइन है ऐसी y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इसमें हमें क्या पता है, स्लोप पता है इसका, स्लोप क्या दिया हुआ है 2। तो अगर मुझे ये रिलेशन फॉलो करवाना है इस लाइन को, तो इस लाइन के साथ किस तरह की लाइनें होनी चाहिए, इसके साथ खुद ही सोचो, वो लाइनें होनी चाहिए जो इसके साथ पैरेलल हो। तो y इज इक्वल टू स्लोप सेम रख दूंगा 2x, तो पार्ट होना ही चाहिए उसके अंदर, साथ में क्या आना चाहिए, जर्नल प्लस c। अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस c जैसी लाइंस में इस प्लेन से उठा लूंगा तो उस लाइन के साथ रिलेट कर सकते हैं और ये रिलेशन को फॉलो कराया जा सकता है। तो सोल्यूशन में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, यही सब होगा, आपको समझ आ जाएगा। पहले तो वही उसने एग्जांपल जो मैंने बताया आपको, L1 L2 L2 L1 सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, सब कुछ प्रूव कर दिया। उसके बाद ये स्लोप m इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2x प्लस c ले लिया, उसके बाद हमने देख लेना। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया, चैट पे बता दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अच्छा मैंने लिखा नहीं कौन सी एक्सरसाइज का, पर अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आप ढूंढ ही लोगे कौन सी एक्सरसाइज का। मैंने वही वाले क्वेश्चन लिए हैं, पहले भी बता दिया कि जो कॉमन थे, तो मैंने बिना एक्सरसाइज के लिख डाला। ये क्वेश्चन 3 है, किसी ना किसी एक्सरसाइज से मिल ही जाएगा, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है R2R। आपको पता ही है पहली वाली चीज क्या होती है, डोमेन, दूसरी वाली चीज क्या होती है, कोडोमेन। कह रहा है जो आंसर है, जो रेंज आएगी वो किसको बिलोंग करनी चाहिए, नंबर को बिलोंग करनी चाहिए, और जो तुम्हारी डोमेन है, इनपुट जो दोगे वो भी रियल नंबर दोगे। कह रहा है कि जो फंक्शन है इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये प्रॉपर्टी क्या दी है कि फंक्शन का जो आंसर आएगा, जो रेंज आएगी, रेंज कहाँ से आएगी, जब इनपुट x को आप इसके अंदर डालोगे और ये आंसर देगा, वो आपकी रेंज आएगी। और वो रेंज किसका पार्ट बनेगी, का कोडोमेन का, ये आपने पढ़ा होगा। जो आपका रेंज होती है वो सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। वो क्या पूछ रहा है कि ये फंक्शन है जो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को, तो नीचे आंसर था इसलिए थोड़ा सा मैंने, देखो करना क्या है, मुझे प्रूव करना है कि ये नीदर 1 1 है नॉर ऑन 2 है। अच्छा मुझे आपको पता होगा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्टेकेस जैसा होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस पहले यहाँ पे डार्क किया जाता है, फिर एक लेटर यहाँ, एक स्टेट यहाँ बनती है, एक स्टेट यहाँ बनती है। ये ग्राफ से देखो, बहुत सारी इनपुट्स, एक्स की ये वाली इनपुट डाली, एक्स की ये वाली इनपुट डाली, एक्स की ये वाली इनपुट डाली, सबका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फिर ये वाली एक्स की इनपुट के लिए, ये वाली एक्स की इनपुट के लिए, ये वाली एक्स की इनपुट, ये वाली के लिए भी आंसर सेम आ रहा है। तो बहुत सारे एक्स के लिए क्या 1 1 की डेफिनेशन क्या होती थी कि हर एक एक्स का अपना अपना आंसर होगा, पहले का आंसर कुछ है, दूसरे का कुछ है, तीसरे का कुछ है, किन्हीं दो का आंसर सेम नहीं होना चाहिए था। पर हमें पता है इसका ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का होता है, बहुत सारी इनपुट्स के लिए सेम आंसर आ रहा है। अगर सेम आंसर आ रहा है तो कंक्लूजन यही है कि ये बहुत सारी एक्स की वैल्यूज के लिए सेम आंसर ले रहा है, तो ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता, तो ये 1 1 नहीं हुआ। अब कह रहा है ऑन टू। अच्छा ऑन टू चेक करने का सबसे सही तरीका होता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ देखो, यहाँ से यहाँ की तरफ देखो। ऑन टू में मतलब आप
ऑन टू करने के लिए क्या होता है, को डोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए। आप एक ऐसी आउटपुट चेक करने की कोशिश करो इस को डोमेन के अंदर कि जो आ ना पाए। मान लो ये तो आर क्या कह रहा है, को डोमेन में तो दुनिया के सारे रियल नंबर है, -∞ से इन्फिनिटी तक, डेसिमल वाले भी हैं, इंटीजर भी है, सब कुछ भी है। पर हमारी कोशिश क्या रहेगी ऑन टू ना प्रूव करने के लिए कि इस को डोमेन में से एक ऐसा एलिमेंट ले आए जो कि रेंज का पार्ट ना बन पाए, जो कि रेंज का पार्ट ना बन पाए। तो कैसे होगा देखो, मान लो मैं चाहता हूँ को डोमेन में एक वैल्यू है मान लो 1.7, मैं चाहता हूँ ये वाला आंसर आए, इस एफ ऑफ एक्स का आंसर 1.7 निकल के आए किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरे को ऑन टू प्रूव करना है तो रेंज के अंदर को डोमेन सारी की सारी आनी चाहिए, तो 7 भी आना चाहिए। तो क्या इस एफ ऑफ एक्स का फंक्शन किसी भी एक्स के लिए 1.7 ले पाएगा? ऑब्वियस है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका आंसर तो इंटीजर ही आने वाला है। इसकी हालत में 1.7 इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा। जब इसका आंसर 1.7 नहीं आ सकता है, मतलब को डोमेन में से डेसिमल वाले आंसर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आंसर हमेशा क्या आने वाले हैं, इंटीजर आने वाले हैं। तो को डोमेन इक्वल टू रेंज कभी भी नहीं बन पाएगी, तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं रहेगा। तो इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। एक बार चैट पे बताओ, मजा आया? एक को डाउट है 1 1 वाला दोबारा, ठीक है बता देता हूँ, बाकी सबको ये ऐसा आ रहा है, ठीक है ठीक है। चलो मैं एक बार 1 1 वाला फिर से बताया था। 1 1 के लिए क्या करना होता है बच्चों कि फंक्शन में, फंक्शन 1 1 कब होता है कि हर एक इनपुट का अपना अलग अलग आंसर हो। अगर एक एलिमेंट यहाँ पर है उसका अपना आंसर हो, दूसरा एलिमेंट है उसका अपना आंसर हो, तीसरा एलिमेंट है उसका अपना आंसर हो। अब मान लो x की वैल्यू अगर मैं 1.2 पुट करता हूँ या 1.3 पुट करता हूँ, तो दोनों का आंसर क्या आने वाला है? ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही आंसर देगा दोनों का। जब दोनों का आंसर 1 आने वाला है तो दो डिफरेंट इनपुट के लिए आंसर सेम आ रहा है, तो 1 1 नहीं हो सकता, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y बी एन इनवर्टिबल। मतलब कह रहा है कि एक फंक्शन f है जो इनवर्टिबल है, मतलब ये कैसा होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो क्या कह रहा है, शो दैट, मतलब अगर ये इन्वर्टिबल है तो मतलब 1 1 है, ऑन टू और इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिर कह रहा है शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स, मतलब जो इस फंक्शन का इनवर्स हुआ है उसका नाम दे दिया मान लो मैंने f इनवर्स, और उसको बोल दिया, मान लो क्या बोल दिया मैंने, एक और उसको f इनवर्स को बोल दिया g, एक नया फंक्शन f इनवर्स जो है उसको मैं g बोल दिया। तो कह रहे हैं कि इस f इनवर्स का इनवर्स दोबारा से निकालो और वो किसके इक्वल होना चाहिए, f के। ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। गिवन क्या है, f एक इन्वर्टिबल है, कह रहा है शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। तो ये प्रूव करना है। तो अब हमें पता है कि ये क्या दिया हुआ है हमें, इनवर्स फंक्शन। थोड़ा सा इसका पहले एक दो लाइन दिखा देता हूँ सोल्यूशन के लिए, आपको समझ आ जाएगा। देखो अब क्या कह रहे हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो पक्की बात है g फंक्शन जो बोला वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एक g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। वो g फंक्शन जो इसका इनवर्स है वो कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, y से लेके x एग्जिस्ट करेगा। y उसकी डोमेन बनेगी और x क्या बनेगी, उसकी को डोमेन। और अगर वो इनवर्स है उसका, तो हमें पता है कि g ऑफ f वो किसके इक्वल होगा, i ऑफ x के इक्वल होगा। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट क्या जाएगी, f की जाएगी, f ऑफ x जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगी, i ऑफ x आएगी। और अगर मैं f ऑफ g लिखता हूँ, उसकी इनपुट यहाँ पे डालूंगा, इनपुट क्या है यहाँ पे, y है, तो यहाँ पर y डालूंगा, तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, आइडेंटिटी इन y आएगी। अपना पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये तो जो गिवन इंफॉर्मेशन थी ये, उसकी बेसिस पे मैंने ये दो लाइनें आपको दिखा रहा हूँ। और ये तीसरी लाइन भी मैं आपको बताता हूँ, ये चौथी लाइन भी क्लियर अपनी आता है। ये देखो पहली चार लाइन देखो जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्टिबल फंक्शन है, g फंक्शन y x है, y से x है क्योंकि वो इसका इनवर्स है, तो g ऑफ f ये बनेगा और f ओ g i y बनेगा। तो g उसका इनवर्स है तो f इनवर्स क्या बन जाएगा, g। तो g ऑफ f मैं यहाँ पे बता ही चुका हूँ आपको, i x आया है, f ऑफ g क्या है, i y। तो ये वाली चीज तो हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि g f का इनवर्स है और f g का इनवर्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इस g को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे g को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, f इनवर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। इसको मैं f इनवर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ तक हम पहुंच गए, g
एफ आई एक्स एफ ऑफ जी आई वाई आया था, और जी एफ इनवर्स का जी जो था एफ का इनवर्स था, तो मैंने जी की जगह क्या रख दिया, एफ इनवर्स रख दिया। तो ये क्या बन गया, एफ इनवर्स ऑफ एफ आई एक्स और एफ ऑफ एफ इनवर्स आई वाई। इसको भी देख के वो फॉलो हो रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो एफ है। इस चीज को देख के मैं बोल सकता हूँ ना, क्योंकि आइडेंटिटी फॉलो कर रहे हैं, एफ इनवर्स एफ और एफ ऑफ एफ इनवर्स भी आइडेंटिटी कर रहे हैं। तो इसे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि एफ का इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एफ, क्योंकि जी ओ एफ अगर आई आता है तो हमें पता चलता है ना कि वो उसका इनवर्स है। तो यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एफ मैंने आई एक्स लिखा, तो इसका मतलब क्या है, एफ जो है एफ इनवर्स का इनवर्स है। तो क्लियर हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। समझ आया तो चैट पे लिखो। बच्चे पूछ रहे हैं ये आई एक्स और ये आई वाई क्या होते हैं तो इसके लिए थोड़ी थ्योरी देखनी पड़ेगी। एक बार जो आपने थ्योरी की होगी उसकी एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, नहीं तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो कभी बनाऊंगा तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। एक का लास्ट पार्ट समझ नहीं आया, आ देता हूँ एक बार फिर से। बाकी सबका यस आया, सभी एक बार रिस्पॉन्स दे दो मेरे को। यस और नो में एक बार रिस्पॉन्स दे दो सभी बच्चे। ठीक है, एक को लास्ट पार्ट समझ में आया था वो क्लियर कर। देखो लास्ट पार्ट के अंदर ये एफ इनवर्स जी ऑफ एफ आई एक्स आ गया था, एफ ओ जी आई वाई आ गया था, और मुझे ये जो हमारा जी है वो किसके इक्वल है, एफ इनवर्स के इक्वल है। तो जी की जगह मैंने एफ इनवर्स रख दिया, इधर भी जी की जगह एफ ऑफ इनवर्स दिया, तो ये चीज फॉलो अभी भी हो रही है। अब आई एक्स आया ना यहाँ पे, तो इनपुट तो यहाँ पे ये वाली एक्स वाली जाती है, यहाँ पे यहाँ से इनपुट कौन सी जाएगी, एक्स, और यहाँ पर भी आई एक्स आ रहा है। इस वाले में इनपुट सी जाएगी वाई वाली, तो यहाँ पर भी क्या आ रही है, वाई वाली। तो ये वाली चीज भी आइडेंटिटी फॉलो कर रही है। तो एफ का एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ। अगर हमें पता है ये जीओ एफ इज इक्वल टू आई, एफ ओ जी इक्वल टू आई आता है, तो वो एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है। तो वो वाली चीज से हमने क्लियर किया। जिसको इस है आइडेंटिटी वाली चीज में, एक बार वीडियो लेक्चर दोबारा देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 11 करेंगे, जो नीचे दिख रहा होगा आपको। ये इसने दिया है, कंसीडर अ फंक्शन 1 2 3 एबीसी से, और उसने साफ साफ ये बता दिया ये चीज है कि 1 पुट करने पे आंसर ए आएगा, 2 पुट करने पे आंसर बी आएगा, 3 पुट करने पे आंसर सी आएगा। अच्छा 1 पुट करने पे ए आया, 2 पुट करने पे बी आया, 3 पुट करने पे सी आया। अच्छा देख, वैसे जरूरत नहीं है पर देख के, हाँ उसने बोला फाइंड एफ इनवर्स। एफ इनवर्स तो तभी निकालेंगे अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो। तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 वाले का आंसर ए आया हुआ है, 2 वाले का बी आया हुआ है, 3 वाले का सी आया हुआ है, हर एक का आंसर अलग अलग आया है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। ऑन 2 के लिए क्या करना पड़ता है कि जो रेंज आ रही है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन की। तो रेंज क्या आई है, ए बी और सी, और कोडोमेन में भी कौन प्रेजेंट है, ए बी और सी। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुई, तो ये ऑन टू फंक्शन तो बन गया। इतना काम आसान हो गया। अब एफ इनवर्स की तरफ हम चलते हैं। ऐसा कई बार क्वेश्चन में आता है कि वो 1 1 ऑन टू ही नहीं होता और हम एफ इनवर्स निकालने लग जाते हैं। ये काम नहीं है, पहले थोड़ी चेकिंग कर लेनी चाहिए कि वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। देखते हैं आगे। तो उसने बोला एफ इनवर्स निकालो। अब एफ इनवर्स क्या होगा, मतलब एक बार देखो इनवर्स ऑपरेटर क्या है। अगर एक फंक्शन है जो यहाँ से यहाँ पे डिफाइन किया गया है, उसका इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन किया जाएगा, यहाँ से यहाँ पे। इनवर्स में क्या होता है, मतलब अगर एक फंक्शन की ये इनपुट का आउटपुट अगर ये वाला आया हुआ है, तो उसके इनवर्स में क्या होगा, उसके इनवर्स में अगर मैं ये वाली इनपुट दूंगा तो उसकी आउटपुट ये वाली आनी चाहिए। सिमिलरली अगर फंक्शन में मैंने इनपुट ये वाली दी, उसकी आउटपुट अगर ये दी, तो उस फंक्शन के इनवर्स में क्या करूंगा, उसके इनवर्स में अगर ये वाली इनपुट दे रहा हूं तो उसकी आउटपुट ये आनी चाहिए। तो रिवर्स प्रोसेस चलती है फंक्शन और उसके इनवर्स की। तो खुद ही देखो ये वाला जो फंक्शन है इसका इनवर्स कैसे डिफाइन होना चाहिए। मान लो इस फंक्शन का इनवर्स मैं बोल रहा हूँ क्या है, एफ इनवर्स है। क्या है, एफ इनवर्स, जिसको मैंने बोल दिया जी। अब एफ इनवर्स के अंदर देखो, किसी का चैट पे मैसेज आ रहा है, सिर्फ एफ इनवर्स एफ से बता दो। एफ इनवर्स है 1 2 3, एक मिनट देखता हूँ। हाँ तो एफ इनवर्स जी है जो, एफ इनवर्स जी से देखो क्या करना है। अब एफ इनवर्स के अंदर क्या होना चाहिए, एफ इनवर्स के अंदर कौन से एलिमेंट है, ये वाली इनपुट आएगी। इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट था, बी और सी।
इस वाले के अंदर कौन प्रेजेंट है? 1 2 3। इसके इनवर्स में अगर मैं अब ए दूं तो उसके आउटपुट क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, क्योंकि 1 पे ए आंसर आया था, तो उसके इनवर्स में अगर ए दूंगा तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 1। फंक्शन में जब मैंने इनपुट 2 दी थी तो उसकी आउटपुट बी आई थी, तो उसके इनवर्स में अगर मैं इनपुट बी दूं तो उसका आंसर 2 आना चाहिए। अगर 3 दिया तो सी आया, उसके इनवर्स में सी दूंगा तो 3 आना चाहिए। तो देखते हैं, थोड़ा सा आंसर देखते हैं इसका पहले। ये देखो, ये डिफाइन कर दिया हमने फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, तो अब हम डिफाइन कर दिया जी फंक्शन। उसकी इनपुट में कौन आएगा? एबीसी वाला ही आएगा ना, दूसरे वाला सेट बना था जो एबीसी वाला, तो उसकी इनपुट में एबीसी आया, उसकी जो डोमेन को डोमेन बनेगी 1 2 3 बनेगा, और मैंने बताया था जी ऑफ ए 1 बनना चाहिए, जी ऑफ बी 2 बनना चाहिए, जी ऑफ सी 3 होना चाहिए। तो ये तो हमने उसका एफ इनवर्स निकाल दिया, तो ये एफ इनवर्स भी आ गया। अब प्रूव भी कर रहे हैं। अगला पार्ट ये है कि एफ इनवर्स का इनवर्स है जो एफ के इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो पहले तो इसने दूसरे तरीके से भी प्रूव किया कि भाई उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर, इनवर्स जो है वो क्या आएगा। तो उसने तो यहाँ पे लेट कर लिया कि वी डिफाइन जी इस तरीके का, और प्रूव कर रहा है कि यही उसका इनवर्स है। हमने तो वैसे ही सोच के बता दिया कि भाई इनपुट से आउटपुट यहाँ जा रहे हैं तो आउटपुट से इनपुट यहाँ पर जानी चाहिए, वो तो सोच के पता लग गया। पर वो प्रूव कर रहा है क्या? उसने लेट किया है वही सोच के कि अगर जी इस तरीके से डिफाइन हो जाए तो ये उसका इनवर्स बनेगा। अब वो उसको प्रूव कर रहा है, कैसे प्रूव करने के लिए? वही एफ ओ जी आई जी ओ एफ आई। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉलो करना चाहिए। तो वो उसने अब नेक्स्ट स्टेप पे ये प्रूव किया कि वो हाँ एक्चुअल में उसका इनवर्स है कि नहीं, क्योंकि इनवर्स प्रूव करने के लिए हम यही प्रूव करते हैं कि जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आई। देखो पहले उसने एफ ओ जी निकाला, एफ ओ जी के अंदर इनपुट कौन सी गई? ए, तो ये क्या बन गया? एफ ऑफ जी ऑफ ए। अब जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 1। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना आ गया? ए। तो इनपुट ए दी, इनपुट क्या दी? ए। आउटपुट भी क्या आई? ए। जी ऑफ एफ ओ जी की, एफ ओ जी पे इनपुट तो आउटपुट कितनी आई? बी। एफ ओ जी की इनपुट सी दी, उसके आउटपुट क्या आई? सी। तो ये तो आइडेंटिटी फॉलो कर गया। सिमिलरली जी ऑफ एफ में भी देख लेते हैं, जी ऑफ एफ में भी क्या हो रहा है? इनपुट 1 2 3 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर 1 2 3 दे रहा हूँ तो आउटपुट भी कितनी आ रही है? 1 2 3। तो ये भी आइडेंटिटी बन गया। तो जो इसने लेट किया ये वाला फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, तो क्या ये फॉलो कर रहा है? क्या आइडेंटिटी वाली चीज को कर रहा है? हाँ, ये उसका इनवर्स कहलाएगा। बाकी देख के हम बता सकते थे कि इनवर्स कैसा है। एक बार बताना, इतना समझ आया? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसका इनवर्स भी अगला पार्ट भी दिया है, शो दैट एफ इनवर्स का इनवर्स एफ। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या करना है हमें? हमें क्या करना है, फिर से क्या करना है? एफ इनवर्स का इनवर्स हमें डिजाइन करना है। हमें एफ इनवर्स जी तो पता चल चुका है, जी फंक्शन ये है। तो मैं क्या करूंगा, अब एफ इनवर्स के लिए उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करूंगा। तो एक नया फंक्शन डिफाइन करूंगा उसके लिए। इसके लिए ए का आंसर 1 आया हुआ है, तो जी के इनवर्स के लिए क्या होगा? 1 के लिए फिर से आउटपुट क्या आनी चाहिए? ए आनी चाहिए। सिंपल बात है, पहले उसने क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कराया था, एफ से उसके इनवर्स तक, अभी उल्टा करा रहा है कि इनवर्स से वापस एफ पे जाओ। तो वही प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर भी हमने ये प्रूफ किया एफ ऑफ जी, उधर भी फिर से वही प्रोसेस यूज करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। उसने देखो उसने फिर से एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया एच। उस एफ इनवर्स का इनवर्स उसने डिफाइन कर दिया, एफ इनवर्स का भी इनवर्स निकाल रहे थे, उसका एक नया फंक्शन उसने एच डिफाइन कर दिया जो उल्टा जा रहा है 1 2 3 से एबीसी। फिर से उसने उसको लेट कर दिया, फिर से वही प्रोसेस और आइडेंटिटी प्रूव कर देगा और वही बात बन जाएगी। मैं सॉल्यूशन भेजूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये आपके टेस्ट पेपर का क्वेश्चन बहुत लोगों ने मेरे को भेजा हुआ है फिर से। कुछ लोगों ने तो पहले ही पूछ लिया था, कुछ ने अभी पूछा दोबारा से मेरे से। क्या कह रहा है? इफ लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ है, राइट साइड में ये दिया हुआ है। अच्छा, बीच में इक्वालिटी है। इक्वालिटी मतलब जो लेफ्ट साइड में x की वैल्यू पुट करोगे और जो राइट साइड में x की वैल्यू पुट करोगे, आंसर क्या आना चाहिए? सेम, क्योंकि इक्वालिटी है, आइडेंटिटी की तरह एक्ट करेगा। जो लेफ्ट में x को पुट कर रहे हैं, जो राइट में x को पुट कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा। अच्छा, उसने वैल्यू पूछी है किसकी? t की वैल्यू पूछी है। अब लेफ्ट साइड में t कब बच पाएगा? लेफ्ट साइड में t तभी बच पाएगा अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, क्योंकि मुझे डायरेक्टली t की वैल्यू चाहिए। अगर मैं लेफ्ट साइड में x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो ये वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें x के साथ एसोसिएटेड है और x को मैंने 0 पुट कर दिया। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगी? t।
अब जो लेफ्ट में x को मैंने 0 पुट किया है, तो इस डिटर्मिनेंट में भी मेरे को x को 0 पुट करना पड़ेगा। अगर मैं इन सबको x को 0 पुट करूंगा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ये -1 बचेगी, ये 3 बचेगी, ये भी हो जाएगा, ये भी, ये सिंपल डिटर्मिनेंट रह जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला। तो उसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो t की वैल्यू हो जाएगी। बताओ आंसर समझ आया? चैट पे बताओ। नहीं आया समझ ये वाला क्वेश्चन? देखो केशव, लेफ्ट साइड में x को 0 पुट करो, रीजन बीइंग कि हमें t की वैल्यू चाहिए। t की वैल्यू लेफ्ट साइड से कब आएगी? देखो लेफ्ट साइड भी x पे डिपेंडेंट है, राइट साइड भी x पे डिपेंडेंट है, दोनों साइड अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू फटाफट आ जाएगी। x को 0 पुट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को t की वैल्यू चाहिए, लेफ्ट t के साथ वाली बची हुई चीजों को मेरे को 0 करना है। ये सारी 0 कब हो पाएंगी? जब ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो t आ जाएगा। तो x को 0 पुट किया इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड में t बचे सिर्फ, और राइट साइड में भी x को 0 पुट कर दो, ये डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेना। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा था बच्चों ने मेरे से, काफी मतलब 10-12 बच्चों का मेरे को मैसेज था। अच्छा डिटरमिनेंट सोल्व करना है, थोड़ा लॉग का यूज होगा। देखो ये 1 दिया है, बाकी 2 मैं हिंट दे रहा हूँ, पूरा सोल्व नहीं करूंगा। इसका बेस x है, इसका बेस भी x है, यहाँ पे 1 है। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस वाले 1 को लिख सकता हूँ log x बेस x। रीजन क्योंकि पहले रो में ये भी x के साथ था, ये भी x के साथ था, ये भी x के साथ बन जाएगा। अच्छा ये वाला जो 1 है मैंने उसको ये लिख दिया। अब तीनों का बेस तो सेम हो गया, इसका नंबर क्या आया? x, इसका क्या आया? y, इसका क्या आया? z। अब मैं क्या करूंगा? कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर दूंगा। तो उससे फायदा क्या होगा? ये वाली चीज, ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड रो के अंदर भी इसको मैं क्या लिखूंगा? बेस y है, इसका भी बेस y है, तो इसको लिखूंगा log y बेस y। सिमिलरली इसको लिखूंगा log z बेस z। तो क्या होंगे? हर जगह log आ जाएगा और हर रो का बेस सेम हो जाएगा। पहली रो का बेस x, दूसरी रो का बेस y, तीसरी रो का बेस z। तो कॉलम 1 में मैं कॉलम 2 कॉलम 3 को मैं ऐड करूंगा, तो उससे क्या बनेगा? ये चीज ऐड हो जाएंगी तीनों, ये और ये सिमिलरली नीचे से ऐड हो रही होंगी। तो उससे क्या होगा? बेस सेम है, ये नंबर अलग है और बीच में प्लस है, तो इनको क्या कर सकता हूँ मैं? ज्वाइन कर सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो ये क्या आ जाएगा? log x, साथ में यहाँ पे आ जाएगा x y z। सिमिलरली जब ये C2 C3 यहाँ का भी इसके अंदर ऐड होगा, तो इसका बेस बना होगा log y और यहाँ पर होगा x y z। सिमिलरली यहाँ पर भी बना होगा। उसके आगे आप फर्दर प्रोसीड करना, आपकी बात बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करना इस क्वेश्चन को, अगर नहीं हो तो मेरे को मैसेज करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डाउट्स हैं। नेक्स्ट तो कह रहे कि वैल्यू tan ऑफ दिस। अच्छा आपने पढ़ा होगा कि tan ऑफ tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है? x के इक्वल होता है। पर दिया क्या हुआ हमें यहाँ पे? tan के अंदर तो एक साइन का एंगल दे दिया, मतलब साइन का एक्सप्रेशन दे दिया और एक कोट की टर्म दे दी। तो करना क्या चाहिए हमें? इन दोनों किसी तरीके से कन्वर्ट कर दूं और ये tan इनवर्स बन जाए। तो उससे क्या होगा? tan ऑफ tan इनवर्स की फॉर्म बन जाएगी और यहाँ पे जो सा भी नंबर होगा वही आंसर बन जाएगा। तो अब साइन इनवर्स और कोवर्स दोनों को अगर मैं tan में कन्वर्ट कर दूं, तो tan इनवर्स एक प्लस दूसरा tan इनवर्स बन जाएगा। अगर ये दो tan इनवर्स अगर मेरे बन गए, क्या कर सकता हूँ? tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आपने किया होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? tan के अंदर जो भी चीज दी हुई है उसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से हम ये चीज यूज कर पाएंगे। तो हम sin इनवर्स को भी tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोट इनवर्स को भी tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से tan इनवर्स और tan इनवर्स बन जाएगा और इसका फाइनल आंसर एक ही बन जाएगा tan इनवर्स का। फॉर्मूला लगा के आप ये निकाल लोगे, उससे क्या बन जाएगा? वाली फॉर्म बन जाएगी और जो सा भी ये नंबर आया होगा वही आपका आंसर। सॉल्यूशन दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आएगी बात। देखो उसने क्या किया? साइन इनवर्स एक्स को tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। क्या करा? साइन इनवर्स 3/5 को x मान लिया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ साइन x क्या हो गया? 3/5। साइन x अगर 3/5 हुआ तो इससे cos x की वैल्यू आ जाएगी। cos x की वैल्यू आई तो उससे secant x की वैल्यू आ गई। secant x की वैल्यू आई तो उससे tan x की वैल्यू आ गई। वैसे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे सीधा कि साइन x अगर 3/5 है तो tan x क्या हो जाएगा?
3/4। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये फालतू में है। तो क्या करना है हमें, तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो साइन इनवर्स को हमने x मान लिया, जिसकी वजह से साइन x को 3/5 लिख दिया। साइन x को अगर 3/5 लिखा तो tan x क्या बन जाएगा, 3/4। तो यहाँ से tan x अगर 3/4 आया तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, tan इनवर्स, देखो साइन इनवर्स x को मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स 3/5 को क्या माना था, x। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ये tan x अगर 3/4 हो तो tan इनवर्स 3/3 क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4 भी अपना क्या आ गया, x आ गया। तो x तो किसके इक्वल था, साइन इनवर्स 3/5 के, x किसके इक्वल है हम, tan इनवर्स 3/4 के। तो इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स 3/4। सिमिलरली इस वाले को करेंगे, कोट इनवर्स 3 हुए, इसको आप क्या कर लो, लेट y कर लो। तो कोट y क्या बन जाएगा, 3/2। उससे फिर आप tan की वैल्यू ले आओ तो ये भी tan बन जाएगा, तो tan और tan का फॉर्मूला लग जाएगा। एक बार मैं आपको बताता हूँ पूरा सोल्यूशन, जिससे आपको पता चल जाए। ये देखो, पहला तो x कन्वर्ट करके ले आए, फिर हमने क्या किया, कोट इनवर्स वाले को भी, कोट इनवर्स वाले को भी tan में कन्वर्ट कर दिया। तो अपना क्वेश्चन तो ये था, तो हमने जो कन्वर्ट कर दिया उसके बाद जो चीज बनी वो क्या बनी, साइन वाले को हमने tan में लिख दिया और कोट वाले को भी tan में लिख दिया। ये दोनों tan क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला यूज कर देंगे ये वाला, इसको सोल्व के इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी ये बन जाएगी चीज यही आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से करते हैं। तो अगर tan है तो अंदर tan बनाने की कोशिश करनी है, अगर यहाँ पे साइन होता तो साइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है, ये आपको सीखनी है। चैट पे बताओ एक बार, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया हुआ है tan इनवर्स x अपॉन ये। अच्छा फिर से वही बात है, इसका आंसर चाहिए अपने को। इसका आंसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स के अंदर ये चीज tan की फॉर्म में बन जाए, तो tan में कन्वर्ट कर देंगे इसको किसी तरीके से। अब तरीका क्या है, देखो मुझे कुछ लेट करना पड़ेगा। अब ये ऊपर x है, नीचे ये वाली चीज है। अगर यहाँ पे देखो x को मैंने अगर a sin थीटा लेट क्यों किया, ध्यान से देखो, अगर x को मैं a sin थीटा लेट करूंगा तो ये बनेगा a स्क्वायर। देखो tan इनवर्स, ये वाली चीज tan कब बन सकती है, tan कब बन सकती है ये सोचो पहले। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये वाली चीज tan में कब बन सकती है, अगर ऊपर साइन आ जाए नीचे कोस आ जाए, ऊपर आ जाए नीचे कोस आ जाए, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन पाएगा, जिसकी वजह से tan बन पाएगा। और मुझे ये a को भी हटाना है, क्योंकि tan इनवर्स का जो फॉर्मूला बनता है आपका, tan इनवर्स जो होता है यहाँ पे, उसकी ब्रैकेट में सीधा यहाँ पे tan आता है, tan के साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं आता, इसलिए मुझे उस a को भी हटाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने x को क्या लेट कर दिया, a sin थीटा। इससे क्या आ गया, x बाय a की वैल्यू तो आ गई मेरी sin थीटा, और थीटा आ गया sin इनवर्स x बाय a। इसको मैं बाद में यूज करूंगा, अभी तो हमें इस पे ध्यान देना है कि x इक्वल टू a sin थीटा है। इसका फायदा देखते हैं पहले क्या है, देखते हैं। अब देखो, अगर मैंने x को a sin थीटा लेट किया, x को अगर मैंने a sin थीटा लेट किया तो ये चीज होगी थी, x को मैंने यहाँ पे a sin थीटा पुट कर दिया, यहाँ पर भी पुट कर दिया, यहाँ पर a sin थीटा बन गया, यहाँ पर ये बन गया, नीचे से a स्क्वायर कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट है तो a बन जाएगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर sin थीटा है, नीचे से क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, sin थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या आ गया, थीटा, और यहाँ पे जो हमने x को a बाय साइन थीटा लेट किया था, यहाँ से थीटा की वैल्यू ये भी आ रखी थी, तो थीटा तो ये भी है, तो यहाँ पे थीटा को मैं ये पुट कर दूं यहाँ से निकाल के। तो सीखने वाली बात क्या थी कि tan इनवर्स के साथ फिर से हमें क्या बनाना है tan, और अप्रोच क्या रहेगी कि मैं कैसे लेके आ सकता हूँ tan को। तो यहाँ पे साइन अपॉन बन जाता तो हमारा आंसर बन जाता, इसलिए मैंने साइन अपॉन, इसलिए x को मैंने a साइन थीटा लेट किया। रिस्पॉन्स बताओ चैट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पे देखो, ये दिए tan इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा यहाँ पे जो कंडीशंस दी हुई हैं, ये आपने अभी थ्योरी जब पढ़ी होगी तो उसके अंदर डिस्कस जरूर हुआ होगा कि इस पे भी ध्यान नहीं देना इतना, जब पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही डिस्कस किया जाता है ये, अभी फिलहाल इसको ध्यान नहीं देना है। तो अब ध्यान से देखते हैं। अच्छा tan इनवर्स की ब्रैकेट में ये चाहिए,
अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और ये tan इनवर्स है। मुझे tan इनवर्स की ब्रैकेट में क्या बनाना है, tan ही बनाना है, क्योंकि tan इनवर्स tan तभी बात बनेगी। तो इस चीज को tan बनाने का लोग साफ साफ उसने एक फॉर्मूले की फॉर्म दे दिया, मैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो ये तो कहाँ पे होता है, tan 3 थीटा के फॉर्मूले में होता है। ध्यान से सोचो, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे a का क्यूब दिया है, यहाँ पर a दिया है, यहाँ पर a स्क्वायर दिया है, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पर x क्यूब दिया है। और मुझे a तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स के जो ब्रैकेट में आता है tan, उसका यहाँ पे जो tan आता है उसके यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मेरे को वो a हटाना है। a कब हट सकता है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखो a की कितनी है, क्यूब। यहाँ पे x पे भी अगर a स्क्वायर दे दे, a स्क्वायर a मिलके बन जाएगा a क्यूब, तो नीचे से a क्यूब कॉमन आ पाएगा, नीचे से a क्यूब कॉमन आ जाएगा। वो a स्क्वायर है, अगर इस x में मैं a ले आऊंगा इसी तरीके से, तो ये भी a क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पर भी अगर a आए तो a क्यूब बन जाएगा। तो मुझे जो x सिलेक्ट करना है वो किस तरीके का होना चाहिए, होना चाहिए a वाला फैक्टर तो आना ही चाहिए। अब a आना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो a tan थीटा लेट करता हूँ मैं इसको। आपने भी सोच ही लिया होगा इसको कि x a tan थीटा आना चाहिए, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला बनाना है। अब जब ये पुट करूंगा तो यहाँ से a क्यूब बन जाएगा, ये भी a क्यूब वाला, ये भी a क्यूब, ये भी a क्यूब कट जाएगा, और बाकी सब tan में रह जाएगा। आगे मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। सोल्यूशन देखो, देखो उसने लेट करा, उसने इसको लेट किया, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दी, ये सब पुट कर दिया, नीचे यहाँ पे पुट किया, ये tan थीटा का फॉर्मूला बन गया। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बना, ये tan 3 थीटा बन जाएगा, यहाँ पे ये tan थीटा बन गया, यहाँ से 3 थीटा बन गया, और ये 3 थीटा। अब यहाँ पे थीटा तो हमने लेट किया था, तो थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई हुई है जो हमने लेट किया था, तो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल वही है, अगर tan इनवर्स दिया तो उसी ब्रैकेट में हमें tan बनाना है, तो उससे हमारी बात बन जाएगी। अब हाँ, चैट में बताओ समझ आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कह रहा बताओ कि भाई ये फंक्शन है जो बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव माने कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अच्छा 1 1 का मतलब कि, अच्छा ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनपुट तो क्या जाएगी n, और ये इनपुट जो n है वो कहाँ से आएगी, डोमेन से। डोमेन के नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे तो हमें क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर ही पुट करना है। पर डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन है जो आंसर कैसा लेगा। ये जो फंक्शन है आंसर या तो इस तरीके का लेगा, ये वाला आंसर कब लेगा, जब n की वैल्यू ओड पुट की जाएगी। और ये फंक्शन n/2 लेगा कब, जब n की वैल्यू इवन पुट की। मान लो n की मेरी इच्छा हुई 1 पुट करूं, तो n को मैंने देखा, ये 1 को देखा, ये क्या है, ओड है। तो अगर 1 ओड है तो n तो ओड हुआ, तो किस कैटेगरी में जाएगा, इसमें। तो n की वैल्यू 1 पुट की दी जाएगी, यहाँ पे 1 + 1/2 कितना दे देगा, ये 1 दे देगा। उसके बाद अगर मेरी इच्छा हुई n को मैं 2 पुट करूं, n को 2 पुट किया, तो 2 तो इवन है, तो वो इस वाली ब्रांच में जाएंगे। n अगर, अब यहाँ पे 2 तो इवन है, तो इस वाली ब्रांच में गए, तो 2 यहाँ पर पुट, तो 2/2 भी कितना आया, 1 आया। अच्छा फंक्शन तो पूरा यही है फंक्शन, लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उससे हमें तो डेफिनेशन यूज कर रहे हैं आंसर निकालने के लिए। बात तो इस फंक्शन की हो रही है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो अगर मैंने इस फंक्शन में 1 पुट किया, जब 1 पुट किया तब भी आंसर 1 आया, जब मैंने यहाँ पे 2 किया तब भी आंसर कितना आया, 1 आया। तो 1 पे भी 1 आ रहा है और 2 पे भी 1 आ रहा है, तो ऐसा तो 1 1 फंक्शन फॉलो नहीं करता है। 1 1 फंक्शन में हर एक इनपुट का अपना अपना आंसर होता है। इसके लिए ये आंसर आना चाहिए था, इसके लिए ये आना चाहिए था। ये 1 है और ये 2 है, 1 का आंसर अपना आना चाहिए था, 2 का आना चाहिए, हुआ क्या, 2 का आंसर भी ये वाला आ गया। ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। तो उसने तो पूछा था प्रूव करने के लिए कि बताओ कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो बाइजेक्टिव के लिए तो 1 1 और ऑन टू दोनों में चाहिए, पर हमने तो चेक कर दिया कि 1 1 तो है ही नहीं, तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कि फंक्शन जब 1 1 ही नहीं है तो हम आगे क्यों चेक करें ऑन टू को बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए। तो 1 1 से अपना काम चल जाएगा। तो मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, ऑन टू वाला आपने एक बार लोग चेक कर लेना, अगर वो समझ आ जाए तो ठीक, नहीं आया तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट में कवर कर लूंगा। इतना पार्ट समझ आया तो बताओ चैट पे। अच्छा अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैं फटाफट आपको बताता हूँ। देखो
और भी आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे हुए थे। अभी tan इनवर्स है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो इसको कन्वर्ट करना है। tan में कन्वर्ट करने के लिए आपको x से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पुट करना ही पड़ेगा। अब खुद सोचो कि आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करने की कोशिश करोगे। देखते हैं, बताता हूँ कैसे सोचना है। देखो, x को साइन थीटा पुट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपने x को साइन थीटा पुट किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं बनता। 1 प्लस वाले कौन से फॉर्म सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बन सकता है। अरे सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज 1 होता है ना। तो प्लस वाले फॉर्मूले सोचने आपको, जो राइट साइड में जाके प्लस 1 बने। जैसे कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो कोसिकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन सकता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो दो ही फॉर्मुलों में बनाया जा सकता है tan में पहुंचने के लिए, या तो कोसिकेंड स्क्वायर वाली यूज करो या सीकेंड वाली। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोस स्क्वायर को राइट में लेके जाओगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा, और अपने को चाहिए 1 प्लस एक्स। तो देखो सोल्यूशन में तो लेट क्या कर सकते थे, x को या तो tan लेट कर लो या कोट लेट कर लो। मैं tan से करा रहा हूँ, कोट से करके देखना आंसर बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो जो मैं करा रहा हूँ वही। तो x को अगर मैंने tan लेट किया तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट सीकेंड बन जाएगा। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन की देखते हैं। ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे x को tan थीटा लेट किया तो थीटा तो ये बन जाएगा। x को यहाँ पे tan थीटा पुट किया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। यहाँ पे माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा, उसका स्क्वायर रूट क्या देगा, सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब सीकेंड थीटा और tan थीटा को साइन कोस में बदल दो। साइन कोस में अगर करोगे इसको तो ये चीज बन जाएगी। अब इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना आप लोग, उससे बात बन जाएगी आपकी। दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सब कुछ बन जाएगा। तो ये चीज tan थीटा बाई 2 बन जाएगी, यहाँ से थीटा बाई 2 उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। एक बार देख लेना, इसका सोल्यूशन मैं आपको भेजूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि ये tan इनवर्स दिया हुआ है, ये सब कुछ आपको खुद ही सोचना है कि नीचे क्या लेट करें। अब देखो खुद ही सोचो, अब x को इस तरीके से लेट करो कि ये चीज tan में कन्वर्ट हो जाए। तो अब ट्रिग्नोमेट्री की सेंस में सोचना शुरू कर देना। यहाँ पे x को दिया है कोसिकेंड थीटा, तो यहाँ पे कोसिकेंड थीटा पुट करोगे। जब यहाँ पे x को कोसिकेंड थीटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या बनता है, कोट थीटा। तो 1 अपॉन कोट थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा, जिसकी वजह से आंसर आएगा। फिर से मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। tan इनवर्स के ब्रैकेट में tan बनाना है। tan बनाने के लिए x को हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आप खुद ही माइंड में तीन फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाला होता है कोस स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो प्लस माइनस के एंगल से सोचना कि यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा तो उससे फायदा होगा कि नहीं होगा। तो कोसिकेंड पुट करके ही हमें कोट मिल पा रहा है, 1 बाय कोट tan देगा। तो इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। एक बार चैट पे बताओ ये समझ आए दो क्वेश्चंस। थोड़ी स्पीड पे कराए मैंने ये वाले, क्योंकि टाइम कम बच रहा था। चैट पे बता दो फटाफट, जल्दी रिस्पॉन्स करो। आ गया समझ, ठीक है। तो 4 मिनट रह गए, एक क्वेश्चन रह गया जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया आप लोगों से। अच्छा, जिन जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी है एक बार मेरे को मैसेज जरूर कर देना कि आप लोगों को कितना समझ आया इस तरीके से कराने से। मतलब 10 के स्केल पे आप मुझे बता देना कि कितना आपको समझ आया है। 10 में से 0 मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया, 10 में से 10 मतलब अच्छे से समझ आया। इस तरीके से मेरे को एक रिस्पॉन्स कर देना मैसेज पे, ताकि मैं आगे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से आप लोगों को समझ आए और स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज हो सके। अगली बार ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अभी भी कोई डाउट बचा है आप लोगों को तो मुझे मैसेज करना, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। अगर सोल्यूशन समझ नहीं आएगा तो मैं वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। क्वेश्चन अभी भी कुछ बच्चों के रह गए हैं, लिमिटेशन थी तो नहीं हो पाया। अगला सेशन कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे दोबारा से। किसी का कोई क्वेरी है इन जनरल पूछना चाहते हो तो चैट पे जल्दी पूछ लो, 4 मिनट का स्लॉट बचा है। क्वेश्चन पूछो चैट पे, जो को कोई डाउट है किसी तरीके का, कि मतलब क्या और एक्सपेक्ट करते हो कि किस तरीके से और किया जाए। चैट पे एक बार मुझे आप अपना फीडबैक दे दो इस चीज़ के लिए।
कि कैसे इम्प्रूव करना है। ज़्यादा सोचो मत, जो ठीक लग रहा है वो आप बता दो, फ्रेंडली तरीके से ही हम लेंगे। सर कोई ट्रिक है कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करने को? निशांत ट्रिक वही है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में आपको tan बनाना है, तो ट्रिग्नोमेट्री की सेंस से सोचना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर 1 माइनस समथिंग का दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 जैसा दिया हुआ है, तो हमें पता है कि यहाँ पे अब हमें अंदर कोसिकेंट स्क्वायर जैसी चीज बनानी चाहिए, टोटली चीज नहीं चाहिए, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 ही हमें आंसर दे पाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर करता तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है यहाँ पे। तो माइनस साइन से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का हमें फॉर्मूला सोचना है। अगर प्लस होता है तो हम उसके एंगल से सोचते हैं, तो tan स्क्वायर प्लस 1 वाला फॉर्मूला होता है, cot स्क्वायर प्लस 1 वाला फॉर्मूला होता है, तो उस तरीके से सोचते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट थीटा का मोड नहीं आएगा, आना चाहिए मोड सीकेंट थीटा का, पर एंगल उसने दिया नहीं है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है। तो अपना एनसीईआरटी है, तो उसके अंदर हमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है कि थीटा कहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चल रहा है, क्वेश्चन के अंदर यही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट सैटरडे संडे सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल है। ठीक है, तो हाँ बढ़िया बात है, अगर सीक्वेंस सीरीज है तो बाइनोमियल उसको अच्छे से करो, और डाउट है मेरे को भेजो। अच्छा, मेरी तरफ से आज की क्लास ओवर हो गई है, जिसका मतलब और कोई नहीं का डाउट है वो पूछ ले, बाकी आप सब जा सकते हो। और चैट पे मेरे को जरूर बताना कि कैसा लगा, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से, नहीं तो इम्प्रूव करेंगे।